देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया। जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है तो इसका वेग 10 मीटर बटा सेकंड होता है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी? ठीक है, सीबीएसई एआईबीएमटी 2005 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन से 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर। मान लेते हैं हमने ये धरातल है, ठीक है। धरातल से गेंद को यहाँ पे ये h बराबर 0 है, यहाँ से फेंका, ये यहाँ से यहाँ तक आधी ऊंचाई, ठीक है, ये मान लीजिए h/2 तक गई। फिर अगली आधी ऊंचाई ये वापस h/2, अधिकतम हाइट उसकी यहाँ तक गई बॉल, ठीक है, यहाँ तक गई, और ये आधी दूरी तय करने तक, ठीक है, और ये प्रारंभिक स्थिति में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका, इसको हमने ऊपर की ओर फेंका है ये। जब ये अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई तक पहुंचेगी तो इसका वेग 10 मीटर बटा सेकंड, यानी कि इस कंडीशन में इसका वेग क्या होगा, 10 मीटर बटा सेकंड। इस बिंदु को बोल देते हैं बिंदु ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी, यानी कि मुझसे किसका मान पूछा है इसने, h/2 प्लस h/2, यानी कि टोटल h का मान पूछा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, गति के तीसरे समीकरण से तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे पहले तो b से c के लिए। तो b से c की गति के लिए, b से c की गति के लिए क्या आएगा, देखिएगा, b से c की गति के लिए ये वाली समीकरण यूज में ले रहे हैं। अंतिम वेग जब कण यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे क्या होगा, थोड़ा सा रुकेगा फिर नीचे गिरेगा। तो b से c तक के लिए बिंदु c पर वेग 0, तो v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, इस जगह पे वेग कितना है, 10 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर प्लस 2g। अब चूंकि कण ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए, तो और g कहाँ लगेगा, mg नीचे की ओर, यानी गति की विपरीत दिशा में, यानी कि किसमें आएगा, नेगेटिव। तो g का मान रखा मैंने -10, ठीक है। और s कितनी दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक h/2 दूरी ये तय कर रहा है, ठीक है। ये 0 ही गया, इसको 10 को इधर लिया हो तो होगा -100, और इधर आएगा -c, ये कट गया, ये आएगा 10h। ये h का वैल्यू आया मेरा कितना, 10, ठीक है। तो h कितना होगा मेरा, 10 मीटर, सही आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी कण का समय t के सापेक्ष या t के साथ विस्थापन x इस प्रकार दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, जहाँ a b अल्फा बीटा धनात्मक क्या है, नियतांक है या फिर कांस्टेंट है। तो कण का वेग, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा से मुक्त होगा, शून्य होगा जब अल्फा बराबर बीटा हो, समय के साथ घटेगा या समय के साथ बढ़ेगा। चारों ऑप्शंस चेक करने मुझे। सीबीएसई आईपीएमटी 2005 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले गिवन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का यानी कि विस्थापन का फंक्शन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेज टू पावर बीटा टी, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, तो d बाई डी टी ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो यार a ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस b ई रेज टू पावर बीटा टी, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा मेरा d बाई डी टी ऑफ a ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस d बाई डी टी ऑफ b ई रेज टू पावर बीटा टी, है ना।
इसके बाद v इक्वल टू, इसका मुझे क्या करना है, अवकलन। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, डी बाई डी टी ओ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, प्लस यहाँ पे भी क्या कांस्टेंट है, b, तो b को क्या ले लेंगे, अवकलन से बाहर, डी ओ ई रेज टू पावर बीटा टी। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a तो एज इट इज। फिर इसके बाद ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, ठीक है। लेकिन देखिए e की पावर माइनस अल्फा टी का तो यही हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस में ऊपर अल्फा टी इसका भी होगा, तो माइनस अल्फा टी का क्या होगा, माइनस अल्फा तो आएगा बाहर, तो ये माइनस अल्फा तो आ गया गुणा में, ठीक है, और टी का अवकलन ऊपर, तो ये आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद प्लस बी एज इट इज, सेम हियर, ई की पावर माइनस, सॉरी ई की पावर बीटा टी का क्या होगा, ई की पावर बीटा टी, और फिर बीटा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली बीटा। तो यहाँ से v क्या मिलेगा मुझे, माइनस ए अल्फा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, प्लस बी बीटा ई रेस्ट पावर बीटा टी। ठीक है, देखिए अब चार ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा और बीटा से मुक्त, यानी कि यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा नहीं है, बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन क्या होगा मेरा गलत। शून्य होगा जब अल्फा बराबर बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा रख लेते हैं, अल्फा बराबर बीटा रखने पर क्या आएगा देखना, माइनस ए। एक काम करता हूँ, अल्फा की जगह बीटा रख देता हूँ, यहाँ अल्फा की जगह क्या रखूंगा, बीटा, ई माइनस अल्फा की जगह आगे जाएगा बीटा, ठीक है। फिर प्लस बी बीटा एज इट इज ई रेज टू पावर बीटा टी एज इट इज। इसमें और इसमें एक तो क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, बस। यानी कि ये दोनों क्वांटिटी जीरो तब हो सकती थी जबकि यहाँ पे ए बराबर भी क्या होना चाहिए था, बी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये माइनस पावर, अगर यहाँ माइनस पावर है तो यहाँ भी माइनस होनी चाहिए, तो यहाँ प्लस पावर है तो यहाँ भी प्लस पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा मेरा, गलत हो गया, ठीक। तो ये वाला तो मुझे देखना ही नहीं है, सारा आंसर मेरा किससे आएगा, इसी से आएगा। अब देखिए दो ऑप्शन बचे, समय के साथ घटेगा और समय के साथ बढ़ेगा, इन दोनों में से एक क्या है, सही होगा। अब ये देखिए कि ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी तो क्या होगा, देखिए इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, माइनस ए अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, प्लस बी बीटा ई रेज टू पावर बीटा और टी, ठीक है। अब होगा क्या कि समय के साथ, इसके सापेक्ष देख रहा है, समय के सापेक्ष जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ने के कारण ई रेज टू पावर माइनस ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए अल्फा, ये तो अलग है, ठीक है। और इसके बाद इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर अल्फा टी, यानी कि किसमें है, वन अपॉन पावर में, और ये किसमें है, अंश वाली घात में, ठीक है। ये अंश में आ जाएगा, ये हर में चला जाएगा। अब होगा ये कि टी का मान बढ़ेगा तो ई की पावर बढ़ेगी, और ई की पावर बढ़ेगी तो ई की पावर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये वन अपॉन में क्वांटिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और वन अपॉन में क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि ऊपर तो एक है और नीचे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, तो जब मैं भाग लगाऊंगा तो बहुत छोटी संख्या आएगी, जीरो से एक के बीच में, ठीक है, जीरो से एक के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से एक के बीच में, जीरो भी नहीं होगी और एक भी नहीं होगी, जीरो से एक के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। तो बहुत छोटा मान आएगा, उस बहुत छोटे मान को मैं क्या, फिर जब ए और अल्फा से गुणा करूंगा, तो जब किसी छोटी संख्या को, जीरो से एक के बीच की छोटी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो ये उसको भी छोटी बना देती है, छोटी बन गई। अब ये यानी कि पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, एक छोटी मिनिमम या छोटी संख्या बनेगी, ठीक है। और उसका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे टी का मान बढ़ेगा तो ई की पावर में बढ़ेगा, तो ई की पावर बढ़ेगी तो ये इस पूरी क्वांटिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और ये पूरा प्लस में है, तो यानी कि अल्टीमेटली इस पूरे का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि बढ़ेगा। और इस बढ़े हुए मान में से ये बहुत ही छोटी राशि जो है घटेगी, है ना। तो अल्टीमेटली इस पूरी क्वांटिटी का मान समय टी के सापेक्ष क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, डी, समय के सापेक्ष क्या होगा, वी का मान बढ़ेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक कण का विस्थापन समय के साथ s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8 से क्या होता है प्रदर्शित होता है, जहाँ s मीटर में है तथा स्मॉल t किसमें है, सेकंड में है। t बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण होगा। सीबीएसई एपीएमटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस मेरे 4 है यहाँ पे। ऑप्शन ए 14 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, बी है 18 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, सी है 32 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, डी है 0। देखिए यहाँ पे given function of displacement इस क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। ठीक है, त्वरण एक्सेलरेशन पूछा है तो v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt यानी कि d बाई dt ऑफ s का वैल्यू पुट करते हैं 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। तो v क्या आ जाएगा मेरा 3t³ का हो जाएगा 3 आगे आएगा और घात 1 कम हो जाएगी, तो 9t² प्लस 14t प्लस 5। ठीक है, a क्या होता है मेरा dv बाई dt, तो d बाई dt ऑफ v यानी कि इसका, तो 9t² प्लस 14t प्लस 5। तो क्या आ जाएगा, घात आगे आएगी तो ये हो जाएगा 18t प्लस 14। ठीक है, a का वैल्यू आया मेरा 18t प्लस 14। ठीक है, इस पूछा है t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 1 रखने पर यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो a का वैल्यू आएगा मेरा 18 इंटू 1 प्लस 14। कितना हो जाएगा 18 प्लस 14, ये आएगा मेरा 32 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, 32 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कार शून्य से चलकर यानी कि जीरो वेलोसिटी शून्य से चलेगी, शून्य से चलकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ये दूरी पूछी है हमसे। सीबीएसई आईपीएमटी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेरा ABCD। ए है 2880 मीटर, ऑप्शन बी है 1440 मीटर, ऑप्शन सी है 400 मीटर, ऑप्शन डी है मेरा 20 मीटर। देखिए कार मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ तक पहुंची। कार ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 20 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया उसका 144 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या था u इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे v इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस तय करी, यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने s डिस्टेंस तय करी। ठीक है, तो ये मुझसे पूछा गया है कि s का वैल्यू क्या है ना। इसके बाद अपन सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमें। u पता है हमें कितना है 0, v पता है हमें कितना है 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ चूंकि टाइम सेकंड में है तो इसको मीटर बटा सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 144 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो कितना आएगा, ये देखिए 2 बार और ये जाएगा 4 बार, तो v का मान आया मेरा 40 मीटर बटा सेकंड। ठीक है, इकाई सेम बनाने के लिए यहाँ सेकंड है यहाँ भी सेकंड है। क्या दिया हुआ है और समय t इज इक्वल टू कितना है 20 सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए दूरी, तो गति के दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, s दूरी तो निकाल ली मुझे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ut प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम 20 सेकंड प्लस हाफ a, और यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम हाफ 8 स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि
20 का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू ये तो हो गया 0, 0 से इंटू के तो बचेगा 1/2 इंटू ए इंटू 20 इंटू 20, ये आ जाएगा 10, ये एस इज इक्वल टू आएगा मेरा ए, इन दोनों को गुणा करेंगे 10 और 20 को तो आ जाएगा मेरा 200 ए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर तो नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, ए की फॉर्म में तो है नहीं, तो ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वापस गति की समीकरण लगाएंगे तो पुनः गति के पहले समीकरण से क्या आएगा, सॉरी v बराबर u प्लस 80। अब देखिए अंतिम वेग है मेरे पास, कितना हो जाएगा 40 मीटर बटा सेकंड। प्रारंभिक वेग था मेरा 0 प्लस a इंटू टी कितना था 20 सेकंड 20, तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा मेरा 40/20 जो कि कितना आएगा 2 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा मेरा 200 a यानी कि 200 इंटू 2 यानी कि 400 मीटर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 400 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। तीन भिन्न भिन्न पिंडों जिनके द्रव्यमान क्या है m1 m2 व m3 है को एक साथ एक समान ऊंचाई से तीन अलग अलग घर्षण रहित पथों से क्या गया है, छोड़ा गया है। पृथ्वी तल पर पहुंचने पर इनके वेगों का अनुपात होगा, ये पूछा है इसने। ऑप्शन से मेरे यहाँ पे ए है m1 अनुपात m2 अनुपात m3, ऑप्शन बी है m1 अनुपात 2m2 अनुपात 3m3, ऑप्शन सी है 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ऑप्शन डी है 1/m1 अनुपात 1/m2 अनुपात 1/m3। सीबीएसई आईपीएमटी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन, इसने जैसा बताया गया है, जैसे मान लीजिए एक नत्तल लेते हैं अपन, जिसको हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ये इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे सरफेस के साथ क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड है। ठीक है, कहीं भी ये मूव नहीं कर सकता लेफ्ट राइट। इसके बाद पिंड जो है हम समान ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लो कितनी है, एस है। ठीक है, इतनी ऊंचाई है एस। एंगल का भी इफेक्ट पड़ता है थीटा, पर उसको छोड़ो अभी, आप एक बार इसको देखो। मान लीजिए यहाँ टॉप से ये ऐसे है नत्तल, ऐसे बाहर की तरफ, जैसे चौड़ा है ये थोड़ा सा, है ना। तो इसमें मैंने सारी बॉल्स को ऐसे साइड में रख के, तीनों बॉल्स को, और ऐसे एक साथ छोड़ा, पिंड यानी कि गेंद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये। ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ से किसी बॉल को छोड़ूंगा तो यहाँ इस पे नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, उस mg के मैं इस नतल के अनुदिश और इसके लंबवत दिशा के अनुदिश दो घटक करूंगा। ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये और ये एंगल क्या आ जाएगा, ये भी क्या होगा थीटा। ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, इस साइड वाला होगा mg cos थीटा, और इस साइड वाला होगा क्या, mg sin थीटा। तो ये फोर्स क्या करेगा, इनको नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस साइड खींचने का प्रयास करेगा। तो ये तो क्या है, F कितना है, mg sin थीटा, और इसका अगर मैं a निकालू, a यानी कि इसके मास का इसमें डिवाइडेशन कर दूं तो a आएगा मेरा g sin थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अंतिम वेग मुझे पता नहीं है। ठीक है, वेगों का अनुपात मुझे निकालना है, तो अंतिम वेग v रहने देते हैं। u स्क्वायर प्रारंभ में क्या था 0, तो ये u0 आएगा प्लस 2a का वैल्यू कितना है, g sin थीटा, और s ऊंचाई सभी के लिए सेम है, जो कि मैंने कितनी मानी s, तो इसको s ही रहने देते हैं। यहां से v स्क्वायर आएगा मेरा 2
जी एस और साइन थीटा, ठीक है। v का वैल्यू हो जाएगा 2g एस साइन थीटा का वर्गमूल यानी कि अंडर, ठीक है। अब यहां पर अनुपात पूछा है इसने, ठीक है, वेगों का अनुपात पूछा है, तो v1 v2 v3 आएंगे और द्रव्यमान क्या दिए हुए हैं m1 m2 और m3। देखिए यहाँ पे जो ये v मिला मुझे, 2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। gb क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। s क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, नत्तल की ऊंचाई चेंज होगी नहीं, ये भी फिक्स है। नत्तल का जो ये एंगल है, कोण, ये भी ऐसे दबेगा तो है नहीं, या फिर दबेगा या ऐसे बढ़ेगा तो है नहीं, तो ये थीटा भी क्या होगा, फिक्स है, ठीक है। सॉलिड नत्तल है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा थीटा, तो थीटा भी क्या है, फिक्स या फिर कांस्टेंट। थीटा फिक्स है तो साइन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट होने से क्या आएगा, तीनों का वेलोसिटी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। वहां पे m1 m2 m3 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m का तो कहीं से कहीं तक कोई टर्म नहीं है, तो तीनों का वेलोसिटी क्या आएगा, पहले वाले का v आएगा, दूसरे का v आएगा और तीसरे का भी v आएगा। इनका जब मैं अनुपात निकालूंगा तो इससे 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 क्या आ जाएगा, 1:1:1, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1:1:1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चित्र में विस्थापन और समय के बीच में क्या है, वक्र दर्शाया गया है, यानी कि ग्राफ बनाया गया है। कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी ये डी, एफ, सी और ई। विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ ये इस प्रकार बना हुआ है, ऐसे 4 बिंदु है सी, डी, ई, एफ। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं तात्क्षणिक वेग का ही, है ना। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, वही dx/dt, यानी कि समय और विस्थापन के बीच में जो है ये संबंध होता है। अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, विस्थापन और समय वक्र का ढाल। और ढाल क्या होता है, m बराबर टेन थीटा। और m बराबर टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण, ठीक है। ये भी m बराबर टेन थीटा होता है और ये भी क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, dx/dt के बराबर होता है। यानी कि मैं इसी को सोल्व कर लूं तो ये सोल्व हो जाएगा मेरा। अब टेन थीटा का मैंने बताया था आपको कि थीटा जो होता है, टेन का वैल्यू, थीटा रखने पर टेन थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से 90 के बीच में तो क्या होता है, बढ़ता है। 90 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और 90 के बाद 180 तक क्या होता है, डिक्रीज होता है या घटता है। और यहाँ 90 डिग्री से अधिक, यानी कि अधिक कोण पर, अधिक कोण पर, यानी कि जब थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है ये ऋणात्मक कब होगी, यानी कि जब ये टेन थीटा नेगेटिव होगा, यानी कि जब ये नेगेटिव होगा, और टेन थीटा कब नेगेटिव होगा, जब थीटा क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा बना के कि वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ न्यून कोण बना रही है या अधिक कोण बना रही है, ठीक है। तो बिंदु सी पर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, जो कि कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष से कैसा कोण बनाएगी, ऐसा, बिल्कुल न्यून कोण है तो कैसा होगा, धनात्मक। डी कहां पर है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल 0 होगा, इस लाइन के साथ 0, एक्स अक्ष के साथ बिल्कुल 0 एंगल पे, तो डी पे क्या हो जाएगा, v, वेलोसिटी 0। फिर ई पे आइए, ई पे किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार स्पर्श रेखा बनेगी, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ये वाला कोण बनेगा, जो कि क्या है, 90 से अधिक है, यानी कि अधिक कोण है। इसके बाद एफ पे देखिए, एफ पे स्पर्श रेखा कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये जो कोण है, कैसा कोण है, न्यून कोण। तो ई पर क्या बना, अधिक कोण बना, यानी कि ई पे क्या होगा, वेग ऋणात्मक होगा, यानी कि थीटा अधिक कोण है, थीटा अधिक कोण है तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा,
टेन थीटा नेगेटिव है तो dx बाई dt नेगेटिव होगा और dx बाई dt नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। तो कौन से पॉइंट होगी, पॉइंट ई पर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए ग्राफ में कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता। सीबीएसई आईपीएमटी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन था। चार ग्राफ है मेरे पास ए बी सी डी, चारों ग्राफ वेग और समय के बीच में ग्राफ है। देखिए इसके सॉल्यूशन में देखिए, एक विमीय गति क्या होती है, एक विमीय गति इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम भी हमारा सरल रेखा में गति या एक विमीय गति या सरल रेखा में एक सीधी लाइन में गति। ठीक है, एक विमीय गति। अब इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है जो कि किसके अलोंग है, एक्स अक्ष के अलोंग है। ठीक है, इसके अनुदिश जो है हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो ये पार्टिकल है ना, ये एक ही रेखा में कब गति करेगा, जब इसके पास सिर्फ एक्स अक्ष के अलोंग ही क्या हो, वेलोसिटी हो। ठीक है, अगर यदि ऐसा हुआ कि इसके पास इसके लंबवत दिशा में इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में भी क्या है, गति है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में v1 है, इस डायरेक्शन में v2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा v। ठीक है, तो ये क्या करेगा पार्टिकल, अब ये v रिजल्टेंट है, अब कभी मान लीजिए ये बढ़ रहा है, कभी ये घट रहा है, तो पार्टिकल सीधी रेखा में जाके मान लीजिए पहले ये बढ़ा तो इस दिशा में जाएगा पार्टिकल थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये बढ़ गया तो फिर ये इस दिशा में जाएगा, फिर ये इस दिशा में जाएगा, फिर इस दिशा में, लेकिन ये क्या होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। यानी कि एट एनी टाइम t, किसी समय t पर अगर हमें वेग के दो मान प्राप्त होते हैं, किसी समय t पर वेग के दो मान प्राप्त होते हैं, तो वह गति एक विमीय गति नहीं होगी। और किसी एक टाइम t पर अगर वेग का मान एक ही मिलता है, तो वो किसी गति होगी, सरल रेखीय गति होगी या एक विमीय गति होगी या वन डायमेंशनल मोशन होगा। अब इसको ग्राफ में चेक करने का सबसे इजी तरीका है कि एक y एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है हमारी, इसके अलोंग एक सीधी लाइन बनाएंगे इसके समांतर। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन जो होगी अगर ग्राफ को एक बार काटती है तो वेग के मान, यानी कि जो y अक्ष पे लिखा है उसका मान कितने प्राप्त होंगे, एक। इस एक t के सापेक्ष वेग का क्या होगा, एक मान प्राप्त होगा। तो अगर वो ग्राफ को एक ही बिंदु पे काटता है तो क्या होगी, सरल रेखा में गति होगी या फिर वन डायमेंशनल मोशन होगी। और अगर एक से ज्यादा बार काट गया तो वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। देखिए इस ग्राफ को अगर मैं काटूंगा, जैसे यहाँ पे बनाया, एक बार ही कट किया, यहाँ पर यहाँ बनाया तो भी क्या किया, एक ही बार कट किया, यहाँ बनाया तब भी क्या किया, एक ही बार कट किया। इस पे भी मैं कहीं पे भी ऊर्ध्वाधर लाइन बना लूं, कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। यहाँ पे बना लो, ये लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, सब जगह कहाँ पे कट कर रहा है, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इस पे यहाँ, इस पे यहाँ, इस पे यहाँ और इस पे यहाँ। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये नेगेटिव है तो ये वन डायमेंशनल मोशन कैसे हुआ। इसमें हुआ ये कि पहले तो वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, यहां तक इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ना चालू हुई, फिर वेलोसिटी क्या हुई, वापस जीरो हुई, फिर बढ़ी, फिर जीरो हो गई। तो पार्टिकल की गति कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी, जैसे पार्टिकल था आपका, वेलोसिटी क्या थी, जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी बढ़ी, पार्टिकल ने इधर चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गया, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, अब वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाए, ऐसा भी सकता है, हाँ सॉरी इसी डायरेक्शन में जाएगा, अभी तो इसी डायरेक्शन में थोड़ा और आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे तो था मैक्सिमम, फिर क्या होगा, जीरो। फिर जब ये इधर चलना, इधर जा रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है यानी इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वापस बढ़ेगा, उसका बढ़ते बढ़ते वापस मैक्सिमम तक होगा, तो मैक्सिमम तक यानी कि वापस वो यहाँ तक आएगा मैक्सिमम तक। फिर क्या होगा,
फिर इधर जीरो की ओर जाना शुरू होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आते आते वापस उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे मोशन में, मोशन तो एक सरल रेखा में हुआ ना, तो ये क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। ये वास्तव में साइन कर्व है, जो कि अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके अंतर्गत ये गति होती है। अब इस वाले ग्राफ में अगर मैं कहीं पे भी जैसे ये लाइन बनाई, दो जगह कट किया, यहाँ बनाई, दो जगह कट किया, यहाँ बनाई, दो जगह कट किया, ठीक है, तो मतलब एक भी अगर मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पे दो जगह कट कर रहा है, तो ये कैसी गति होगी, एक विमीय तो नहीं होगी, एक विमीय गति नहीं होगी, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। तो इसने ये पूछा है, प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, टॉपिक 1 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आज जो है ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के हमने कुल टोटल 22 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट एनसीईआरटी के हिसाब से नेक्स्ट यूनिट या जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। सभी टॉपिक्स को लगभग हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 4 वीडियो से ज्यादा कोई भी एक टॉपिक नहीं जाएगा। क्वेश्चंस किसी भी वीडियो में 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 5 तो होंगे। ठीक है, और एक टॉपिक हमारा 4 दिन का रहेगा, उन 4 दिन में हम जो है एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा अगला टॉपिक नंबर 2।